कराची का हाल बुरा है, शहरी अजियत से गुजर रहे हैं। कराची में कल की रिकॉर्ड बारिशों के बाद अब भी कई इलाकों में पानी मौजूद है, जबकि आज भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। गुलशन हदीद, स्टील टाउन और कैदाबाद और दीगर इलाकों में तेज़ बारिश से सड़कों में फिर पानी जमा हो गया। करीबी गोठों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। शहर में कल होने वाली बारिश के बाद शाहराह फैसल समेत कई शाहराहों से पानी निकाल लिया गया है, मगर कई अहम सड़कों पर अब भी पानी मौजूद है। कारोबारी सरगर्मियों के मरकज IH चौधरीगढ़ रोड पर और टावर पर अब तक उसे क्लियर नहीं किया जा सका। इस अहम तरीन शाहराह पर अब भी पानी मौजूद है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, स्टेट बैंक समेत अहम सरकारी और निजी इमारतों के बाहर पानी खड़ा है। साथ ही शहर के बेशतर इलाकों से भी पानी की निकासी अब तक नहीं की जा सकी। डिफेंस के मुख्तलिफ फेजेस, इसके अलावा न्यू कराची, सुरजानी टाउन, नीपा, नागन चौरंगी, ओल्ड सिटी एरिया, सदर, खारादर समेत कई नशीबी इलाकों में बारिश का पानी अब भी मौजूद है। जिन इलाकों से पानी निकल चुका है वहां पर भी शहरियों की परेशानियां कम नहीं हो सकी हैं। गुज़िश्ता रोज की बारिशों के बाद शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। कराची के बड़े हिस्से में अब बिजली की तवील बंदिश है। दूसरी जानिब मोबाइल कंपनीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचने वाले नुकसानात से इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विसेज भी बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। बाज़ इलाकों में मोबाइल सिग्नल्स कमज़ोर हैं, जबकि बाज़ इलाकों में सिग्नल्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। शहरियों को टेलीफोन कॉल्स मिलाने में भी मुश्किलात का सामना है। पूरे शहर में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तिल हो गई हैं। अहम तरीन शाहराहों का स्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। शाहराह फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, गुलबहार रोड समेत अहम शाहराहें मुख्तलिफ जगहों से बैठ गई हैं। कई सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई हैं, जबकि बरसाती रेलें गुजरने से कई मकामात पर गड्ढे बन गए हैं। कल की तूफानी बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 25 शहरियों की जान चली गई। सिंध हुकूमत ने आज आम तातील का ऐलान किया था। सिंध हुकूमत और NDMA की जानिब से रेस्क्यू का काम भी जारी है। नाजिमाबाद में बारिश में फंसे लोगों को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया गया, जबकि महकमा मौसमियात ने हफ्ते की सुबह से बारिशों के नए सिस्टम की सिंध में दाखिल होने का इम्कान जाहिर कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते से पीर तक सिंध के मुख्तलिफ शहरों और बलोचिस्तान के इजला में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। दूसरी जानिब कल वज़ीर आला सिंध ने शिकवा किया था कि वज़ीर आज़म उनसे राब्ता नहीं कर रहे। कल हमारे प्रोग्राम में वज़ीर आला सिंध ने यह शिकवा किया था। कल रात ही वज़ीर आज़म की जानिब से वज़ीर आला सिंध से राब्ता किया गया। आज कोरोना की सूरत हाल से होने वाली कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में भी वज़ीर आज़म ने कराची की सूरत हाल पर खुसूसी बात की। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध को हर मुमकिन ताबून की यकीन दहानी कराई। साथ ही ये भी बताया कि कराची के मसाइल के हल के लिए तवील मुद्दती प्लान तश्कील दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हालात का जायजा लेने के लिए चंद रोज में खुद कराची का दौरा करेंगे। दूसरी जानिब गवर्नर हाउस के एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने गवर्नर सिंध को सीवरेज निकासी आब और पीने के पानी की फराहमी के लिए जामे प्लान तैयार करने की हिदायत की है। साथ ही इस जामे प्लान की तैयारी में तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करने का भी कहा है। मगर कराची में इस वक्त भी सूरत हाल बुरी तरीके से मुतासिर हुई है। हम आपको दिखाएंगे। फरहान इलियास हमारे नुमाइंदे ओल्ड सिटी एरिया में मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है देखिए। जी शाहजेब, इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ ओल्ड सिटी एरिया में, और ओल्ड सिटी एरिया का ये इलाका है खारादार। बारिश को थमे तो काफ़ी अरसा गुजर चुका है, मगर आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि इस वक्त भी हम घुटनों पानी में मौजूद हैं, और जितना हम आगे जाते रहेंगे इतना पानी भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये खारादार का इलाका नीचे की तरफ है। इस वजह से ओल्ड सिटी एरिया के जो मज़ीद इलाके हैं वहाँ से सारा पानी बहता हुआ इस इलाके में आ जाता है। यहाँ पर जो सूरत हाल हो चुकी है कि यहाँ पर के इलेक्ट्रिक के मीटर तक भी पानी पहुँच चुका है। जो यहाँ पर टैंक हैं पानी के, वहाँ पर भी पानी मौजूद है, और यहाँ पर ये जो लोग हैं, यहाँ के रिहायशी हैं, उनके लिए एक और मुसीबत ने जन्म ले लिया है कि यहाँ पर गैस भी नहीं है, क्योंकि यहाँ की गैस की जो लाइन है उस पर पानी भर चुका है, और यहाँ पर लोग शदीद परेशानी का सामना कर रहे हैं। यहाँ जो इलाके हैं उसमें लियारी, खड्डा मार्केट, नयाबाद, खारादार, क्लिफ्टन के जो पोश एरिया है वो भी डिस्ट्रिक्ट साउथ में आते हैं, और डिस्ट्रिक्ट साउथ के जो अहलकार हैं, जो DMC से ताल्लुक़ रखते हैं, जो KMC से ताल्लुक़ रखते हैं, जो वाटर एंड सेवरेज से ताल्लुक़ रखते हैं, अलगर्स के जो वो इदारे हैं जिनका काम है ये निकासी आपको मुमकिन बनाना, वो अब यहाँ अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। यहाँ के लोग शदीद परेशान हैं। काम ही शुरू नहीं हुआ है, इतनी अहम शाहराह है ये। साथ ही DHA का हाल बहुत बुरा है। DHA कल डूबा नजर आया, लोगों को बुरी तरीके से मसाइल का सामना करना पड़ा। वहाँ क्या कोई बेहतरी आई है? कामरान रजी, आप बताइएगा। कराची में बारिशों ने मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर किए हैं। शहर के तकरीबन तमाम ही नशेबी इलाकों में पानी है, लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची
इसके इलाके डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के खैबान शुजात और ये मेरे दाएं पर खैबान निशात है। खैबान निशात, शुजात और मुहाफिज समेत बहुत सी शाराएं ऐसी है जहां अब भी पानी मौजूद है। यहाँ के जो वकील हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा यहाँ पर बिजली की फराहमी भी मुनक़ता है। नकासी आप का काम हमें नजर नहीं आ रहा है यहाँ होते हुए। खैबान निशात पर आप चले जाएं तो कई किलोमीटर्स तक यहाँ पर पानी ही पानी है, घरों के बाहर पानी जमा है। इसके अलावा खैबान शाहीन हो, खैबान शुजात हो, खैबान अमीर खुसरो हो, खैबान इत्तेहाद हो, यहाँ पर हम देखते हैं कि अब भी पानी जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद है। इसकी नकासी का काम होता नजर नहीं आ रहा। ये बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी है क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की, यहाँ नकासी आपकी। तहम अभी भी हमने इन तमाम इलाकों में हम गए हैं, हमने देखा है कि यहाँ पर नकासी का काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा और जो इलाका मकीन है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। काम अभी तक नहीं हो रहा है। तफसीलात बता रहे थे तलहा हाशमी इस वक्त सोराब गोट अंडरपास पर मौजूद हैं। तलहा, क्या सूरत हाल है? कोई रिलीफ हो रहा है आवाम के लिए या अभी तक बहुत बुरी सूरत हाल है? शाहजेब, मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ सोराब गोट अंडरपास से और यहाँ पर जो अंडरपास है ये बंद है। यहाँ पानी इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं आ सकती और ये जो इसकी सिचुएशन है ये कल रात से कल दोपहर से जब से कराची में एक तूफ़ानी स्पेल हुआ था बारिश का, उसके बाद से ही बंद है। और ये सिर्फ इस अंडरपास की बात नहीं है, कराची के जो बेहतर अंडरपासेज हैं, चाहे वो KPT हो चाहे दीगर अंडरपासेज हो, वो बंद है, वहाँ पर ट्रैफिक नहीं है। ये जो इलाका है मेन सोराब गोट है, ये वो सड़क है जो कि नागर चौरंगी की जानिब से आ रही है, यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट करती है और फिर ये रोड यहाँ से सोराब गोट से ये कनेक्ट करता है पब्लिक को, ट्रांसपोर्ट को, जो कि शहर पाकिस्तान है, कराची की मेन आर्टरी इसे कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर ये बंद है, गुज़िश्ता रोज़ से बंद है। अभी भी मैंने आगे जाने की कोशिश की थी लेकिन पानी इतना ज़्यादा है कि मैं आगे नहीं जा सकता। और सबसे खौफनाक बात यह है कि यहाँ पर जो लाइट्स हैं उसका बंदोबस्त नहीं है। कराची के अक्सर इलाके जो लोड शेडिंग है वो भी फेस करें और बाज़ इलाके तो ऐसे हैं जो कि लोगों से मेरी बात हुई है, कल से उनकी लाइट गई है, अभी तक तो उनको लाइट नहीं मिली है, जनरेटर के लिए उन्हें पेट्रोल नहीं मिल रही है। और सिचुएशन अभी भी ये ज़रूर है कि बारिश रुक गई है, ये ज़रूर है कि कराची की मेन आर्टरीज क्लियर हो गई है, लेकिन कराची के जो सबरब्स हैं, जो इलाके आफतज़दा करार दिए गए हैं, उसमें मलीर है, मरीर का एक एरिया है जो कि जहाँ पे सैलाब आया था परसों, वहाँ पे बहुत बुरी सिचुएशन है। सोराब गोट से मुत्तसिल जो एरियाज़ है, सुपर हाईवे से मुत्तसिल, जहाँ पे सादी टाउन है, दीगर इलाके हैं, वहाँ पर अभी भी जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं वो जारी हैं। बारिश रुकी हुई है मगर हालात ख़राब है। एक और नया मसला पैदा हो गया है। आज रात 12 बजे मेयर कराची की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, अगला एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा इस पर सवाल उठ गया है। साबिक जो फेडरल सेक्रेटरी हैं यूनुस ढागा, उनका नाम सामने आया मगर सिंध हुकूमत ने यह कह दिया साफ साफ कि उनका नाम अंडर कंसिडरेशन ही नहीं है। सिंध की काबीना ये फैसला करेगी कि किसने एडमिनिस्ट्रेटर लगना है। मगर कल हमारे प्रोग्राम में गवर्नर सिंध ने साफ साफ कहा था कि किस किस्म का एडमिनिस्ट्रेटर लगना चाहिए और वो क्या होगा, ये ज़रा देखिए। आगे एक और मसला खड़ा है, वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची का है, वो कोई अच्छा मिल जाए, उसके पास इख्तियारात हो, कुछ ना कुछ मामला हो और फिर बल्दियाती इंतखाबात भी हो जाए, उस पर भी आपकी कोई बात हुई है? कौन बनेगा एडमिनिस्ट्रेटर कराची? शाहजेब, बातचीत चल रही है, लेकिन ये एक चीज़ वाजे मैं आपको कर दूं, आपने बात की है तो, कि कराची का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो न्यूट्रल चाहिए। कराची का एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा चाहिए जिसकी किसी जमात के साथ एफिलिएशन ना हो, कराची से ताल्लुक़ रखता हो। वो दीगर हालात में कराची की जो जमातें हैं वो इस एडमिनिस्ट्रेटर को कबूल नहीं करेंगी जो अगर इम्पोर्टेड लाया गया तो कबूल नहीं करेंगी। सबके इस वक्त मुशावरत से होना चाहिए। सईद गनी साहब सूबाई वज़ीर सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब, बहुत सारे इलाके हैं जहां पर काम ही नहीं शुरू हुआ। ओल्ड सिटी एरिया में पानी खड़ा है, सोराब गोट अंडरपास पर पानी खड़ा है। DHA जाहिर है ये डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी की जिम्मेदारी है, अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, मगर वज़ीर आला ने कहा कि जी मैं पूरे सूबे का वज़ीर आला हूँ। मेरी उनसे भी बात हुई है। सब क्या अगली बारिश का इंतजार कर रहे हैं कि क्या निकालें, क्योंकि दोबारा पानी खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये पानी कीचड़ बन जाएगा, फिर मच्छर बीमारियां यहीं से फैलेंगी, कि अगली बारिश का इंतजार कर रहे हैं? नहीं शायद देखें, एक बात मेरा ख्याल है थोड़ी हमें समझनी चाहिए कि एक अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है, और अभी हम एक बारिश के स्पेल से निकलते नहीं हैं तो दूसरी उससे ज़्यादा शदीद बारिश हो जाती है।
हमारे पास ज़ाहिर है कि जितने वसाइल हैं या जितने लोग हैं, जो डीएमसी के लोग हैं, केएमसी के हैं, कराची वाटर सीवेज बोर्ड के लोग हैं, जो मैं बताऊं बहुत काम करते हैं, पूरी पूरी रात वो बेचारे काम कर रहे होते हैं। तो ये कहना कि नहीं पहुंचे, ये थोड़ा सा शायद मुनासिब इसलिए नहीं है। नहीं सही साहब, मैं आपको एमए जिन्ना रोड का मैं जाती तौर पर बता सकता हूँ। कल ऑफिस से निकलने के बाद, शो के बाद हमने देखा इतना पानी भरा हुआ था, कोई निकासी आप नहीं थी, और अभी रिपोर्टर ने भी बता दिया आपको कि नहीं हो रहा है। मैं शायद थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इससे तो मैं इनकार नहीं करता कि ये जो पानी कुछ सड़कों पर नहीं खड़ा है। मैं ये भी कह रहा हूँ कि शहरियों को बेइंतहा तकालीफ हुई है और हमने हद्दुल इम्कान कोशिश की है कि उनकी तकालीफ में कमी ला सके, जितना ह्यूमनली पॉसिबल होता है वो हम कर रहे हैं। लेकिन एक बुनियादी चीज समझने की है कि पानी उस वक्त निकलेगा जब उसको कोई प्रॉपर डिस्पोजल मिलेगा। और अगर आपके नाले जहाँ ये पानी सारा जाना होता है या जो सड़क के साथ आपका स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, अगर वो वैसे ही फुल है या ओवरफ्लो कर रहा है, स्पिल कर रहा है, तो वो पानी उसमें जाता नहीं है। तो उस वक्त का इंतजार किया जाता है जब जाके उनके अंदर कोई जगह बने तो ये पानी उधर चला जाए। तो जहां जहां इस वक्त पानी नहीं निकला है, वहां जो उनके ड्रेनेज का सिस्टम है या जहां का जो डिस्पोजल है, उसके अंदर इतनी स्पेस नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए ताखीर हो रही है। जिन जिन सड़कों पर, जिन जिन मकामात पर ये पॉसिबल था, आपने देखा कि चंद घंटों में वो निकाल दिया जाता है। मगर साहब, आईए चंडीगढ़ रोड, अब देखें ना कितना बड़ा मुआशी हब है, या फिर एमए जिन्ना रोड, वहाँ पर कितनी ज़्यादा ज़ाहिर रहने वाले लोग भी हैं, ओल्ड सिटी एरिया भी है, साथ में टावर, एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो यहाँ पर क्या वजह है कि काम नहीं शुरू हुआ? आईए चंडीगढ़ रोड क्यों नहीं साफ हुई? अगर शारा फैसल आपने साफ कर दिया। मैं एक सिर्फ बस कर दूं, वहाँ काम हो रहा है। अब जो आपके नुमाइंदे ने जिक्र किया, अंदर जो ओल्ड सिटी एरिया है, उसका मैं यकीन से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुमकिन है ना हो रहा जो वो कह रहे हैं, उसका मुझे नहीं पता। लेकिन आईए चंडीगढ़ रोड पे काम हो रहा है, एमए जिन्ना रोड पे काम हो रहा है, और कराची मुस्लिम जिमखाना के सामने बहुत पानी था कल रात, वहां पर काफी पानी कम हो गया है, तो वहां पे वो काम हो रहा है। मैं एक चीज समझाऊं कि जो कोशिश हमारी होती है कि जब भी इस किस्म की बारिशें हो, जब आपकी मेन आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, तो जाहिर है कि कोई चीज ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती है। तो पहली कोशिश ये होती है कि जो मेजर आर्टरीज हैं उनको वोटरेबल बनाया जाए, ताकि लोगों की आमद-ओ-रफ्त हो, और अगर आपको कोई इक्विपमेंट, कोई मशीनरी, कोई एम्बुलेंस, कोई फायर ब्रिगेड कहीं पहुंचाना है तो आसानी से मूव कर सके, और लोगों को अगर निकालना है, रेस्क्यू करना है, तो उनको रेस्क्यू कर सके। तो ये बुनियादी चीज होती है। बाकी जो आबादियां आपकी हैं कराची में, लातादाद इलाकों में अब भी ये प्रॉब्लम है, जिसको मैं मान रहा हूँ। लेकिन ये बात भी समझें कि हर जगह डीवाटरिंग पंप हम इमीडिएटली एक ही दिन में नहीं लगा सकते हैं। डीवाटरिंग पंप भी इसी तरह होता है कि एक जगह से फारिग करके दूसरी जगह पर, तीसरी जगह, चौथी जगह जाते हैं। और इस पूरे काम में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पाकिस्तान आर्मी भी काम कर रही है, और जहां जहां हमें नेवी की जरूरत पड़ी है, उनकी भी बहुत सारी जगहों पर जरूरत पड़ती है, वो भी हमें मदद कर रहे हैं। सही साहब, मुझे एक साथ बात ये भी बात बताया कि कल हमने देखा कि जो लियारी है, लियारी एक्सप्रेसवे बनने की वजह से पहले भी देखा, और हमने कल चीफ मिनिस्टर के आगे भी ये बात रखी कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही बनाया जाए, और लियारी नदी से लियारी एक्सप्रेसवे के जरिए अलग किया गया, वहां पर पंप भी है कि जी पानी निकाला जा सके, तो वहां पर पानी नहीं था, वरना पहले बारिशों में कितना बुरा हाल होता था। यहां पर डीएचए के साथ समंदर है और पानी खड़ा हुआ है, कोई निकासी आपका निज़ाम नहीं है सही तरीके से। दूसरे इलाकों में भी यही मसला है। मतलब कराची वो शहर है जिन्हें डीएचए भी ठीक नहीं मिला, कराची वो शहर है जिन्हें इलेक्ट्रिक भी ठीक नहीं मिली, जहाँ पे बिजली गई है तो आई नहीं रही है। ये कराची की कोई किस्मत है कि जो भी है यहाँ पर सभी बुरा है? देखिए, मैं एक और चीज कर दूं, ये भी जो चेयरमैन साहब ने एक दफा बात की थी, चेयरमैन बिलावल साहब ने, जिसका ये बहुत मजाक उड़ाते हैं। चेयरमैन साहब ने यही बताया था कि कराची जो है वो इस तरह इशारा किया था कि यूं है, सतह समंदर से नीचे है। अब ये बड़ी अच्छी मिसाल आपने पूछी मुझे कि डीएचए के अंदर पानी है, साथ ही समंदर है, लेकिन पानी नहीं जा रहा है। तो अगर समंदर के अंदर पानी शाम में खासतौर पर हाई टाइड पे होता है, तो वो पानी लेता नहीं है नॉर्मली, और वो आपका जो है वो आपकी जमीन नीचे है, समंदर उससे ऊपर है। तो ये थोड़ा सा मगर जब बनाया जाएगा, मतलब ये जाहिर है जब सोसाइटी बन रही है और डेवलप हो रही है, तो ये देखकर हो रही है ना कि सतह आपसे कितनी नीचे है और किस तरीके से निकासी आब होगी, क्योंकि इस शहर में जब बारिश होगी तो क्या होगा। और शाम में हाई टाइड होती है, सारे दिन से पानी खड़ा हुआ है, वहां पर काम नहीं हो रहा। देखा नहीं, मैं उस बहस में नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको यस कर रहा हूँ कि आप सतह समंदर से नीचे होते हैं, और जो पानी आपका डिस्पोजल होना होता है समंदर, मतलब लियारी भी तो सतह समंदर से नीचे है, मगर देखे ना वहां नहीं खड़ा। नहीं, मैं ऐसा करूँ, देखें अभी आपने नागन चौरंगी बताया ना, नागन चौरंगी साफ था। मैं सीएम साहब के साथ दोपहर में कोई 12 बजे वहां पे थे, और वो पूरा कॉरिडोर पानी बहुत था वहां का, लेकिन वो साफ हो गया था। तो जहां जहां डिस्पोजल मिल जाता है वहां से पानी निकल जाता है, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन जहां डिस्पोजल का प्रॉब्लम होता है वहां पानी को निकलने में वक्त लगता है। जब यही ना कि अब मैं सही से मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि देखिए ये शहर बन गया, कंक्रीट का जंगल बन गया, बना दिया गया जगह जगह,
तो ये अब इस चीज़ का ख्याल अगर नहीं रखा गया है तो अब आप लोग क्या करेंगे कि भाई बड़े नालों में जो छोटी नालियों से पानी जाना है, 60 से ऊपर बड़े नाले हैं, वो कैसे जाएगा? ये इसका कोई निज़ाम आप कर रहे हैं या फिर अगली बारिशों में मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप और मैं यही बातें कर रहे होंगे कि आप लोग DHA के साथ भी बैठे हैं, आप शहर के मुख्तलिफ एरियाज में कंट्रोल सबके साथ बैठे हैं, ओके भाई ये पानी आएगा तो कैसे जाएगा, जो सतह समंदर से नीचे वहां से कैसे निकलेगा और क्या होगा? ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा इस शहर का। सर मैं अपनी जो हमारी कोताहियां हैं, जो सिस्टम में खराबियां, उसको जस्टिफाई करने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात मैं यकीन से कह सकता हूं कि दुनिया का कोई मुल्क बारिश की बुनियाद पर कैलकुलेट करके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकता, और हमारे जैसे शहर में तो बहुत ही मुश्किल है, जो अनप्लान तरीके से बहुत बड़ा शहर बन गया है। अच्छा, जो बारिश हुई है वो तो मतलब 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, और शायद उससे भी पहले का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं, पता नहीं कितने बरसों का रिकॉर्ड टूटा है। हर साल इतनी बारिश की अब तवक्को नहीं करते हैं, और कोई भी मुल्क एक ऐसी अनप्रेसिडेंटेड रेन को ज़हन में रख के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकता। उसके लिए लातादाद वसाइल चाहिए, और खासतौर पे कराची जैसे शहर में जहाँ इंक्रोचमेंट्स हो गई हैं आपकी बहुत ज्यादा, जिसको हम क्लियर भी कर लें, तब भी मैं समझता हूं खुदा ना खास्ता अगर इस किस्म की बारिश आई तो तब भी मसाइल और मुश्किलात होंगी। आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला था ना पिछले दिनों के, भाई देखिए पानी, इतनी बारिश होगी तो पानी तो जमा होगा। सवाल ये होना चाहिए कि पानी जब बारिश थम जाती है तो क्लियर होता है या नहीं होता। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो हमने मुख्तलिफ एरियाज दिखाए हैं, बारिश थमे हुए बहुत वक्त हो गया है मगर पानी खड़ा है, इसका मतलब एक बहुत बड़ा बुनियादी मसला है जिसका हल आपको निकालना पड़ेगा। मैं जो बात मैंने कही मैं उस पर अभी भी कायम हो रही बात मैं कर रहा हूँ कि जहां जहां डिस्पोजल अवेलेबल था वो चीजें सारी साफ हो गई हैं, जहां जहां डिस्पोजल का प्रॉब्लम है वहां पर ताखीर हो रही है। और ये सीधी सी बात है शाहजेब, अगर पानी निकालने का आपके पास रास्ता नहीं होगा तो पानी कहाँ ले जाएंगे? सब तो फिर यानी कि अगले साल भी यही होगा इन एरियाज में, उससे अगले साल भी यही होगा, और आपको आज ताना पड़ता है कि 12 साल से हुकूमत है, अगले साल पड़ेगा 13 साल की हुकूमत हो गई, फिर 14 साल की हुकूमत हो गई। नहीं, लेकिन अगर हम साथ ये कह रहे हैं ना कि हम अपने नालों से इंक्रोचमेंट खत्म करेंगे, जब नालों से इंक्रोचमेंट खत्म करते हैं तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसका फ्लो जो है वो बेहतर हो जाता है। जब फ्लो बेहतर होता है तो सारे डिस्पोजल आपका बन जाता है। तो ये चीजें अगर करेंगे तो बेहतरी उसमें जरूर आएगी। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं फिर कि भाई अगर आपकी उस कैपेसिटी से जो फुल कैपेसिटी पे भी नाले आपके चले और खुदा न खासा बारिश उससे ज्यादा हो जाती है तो प्रॉब्लम आपका फिर भी ये रहेगा। तो ये इतनी शदीद बारिश में अगर कोई ये तवक्को करेगा कि बारिश होगी पानी नहीं होगा तो ये मैं समझता हूँ थोड़ी जाती है। हम जितना इंतजाम कर लेते कि DHA ने तो बहुत जबरदस्त अपना बनाया था ना प्लान, उन्होंने तो बड़ी सड़कों के बीच में बड़े बड़े नाले बना दिए, लेकिन क्या हुआ जब बारिश हुई तो वो काम नहीं कर सके, इसलिए कि जितनी कैपेसिटी थी नालों की उससे ज्यादा पानी आ गया। वहां पर भी हर साल खैबान शहबाज की वही कहानी है। वहाँ इत्तिहाद पर तो इस वक्त पूरा का पूरा भरा हुआ है, वहां पर भी कहानी उसी तरह रिपीट होती है जिस तरीके से आपकी सिंध हुकूमत की कहानी रिपीट होती है। बहरहाल अब तो कम से कम जो लोग सिर्फ ये कहते हैं कि जिससे हुकूमत नाकाम हो गई, तो मैं गुजारिश ये करूंगा हर उस जगह का नाम ले जहां जहां प्रॉब्लम्स हैं। हम तो ले रहे हैं, हमने कल चीफ मिनिस्टर के आगे भी आज मैं आपको अर्ज करूं, आज NCC की मीटिंग में चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान ने जो बात कही कि उनके 2 पूरे डिवीजन जो है अनप्रेसिडेंटेड रेन्स की वजह से इतने मुश्किल में है, और सैलाबी वहाँ सूरत हाल है, वहाँ उनका जो सड़कों का बहुत बड़े जबरदस्त हाईवे उनके बने हुए थे वो बह गए उसके अंदर, लेकिन हमारा फोकस उस तरफ नहीं है। वो तो मैं कह रहा हूं सबकी बात हो रही है, मगर सब सर जोड़कर भी बैठे ना कि भाई इस शहर में बिजली ऐसे जाती है, एक बूंद बरसती है और शहरी सोचते हैं कि अब गई लाइट के अब गई। यहाँ पे इस शहर का DHA भी पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ, पूरे पाकिस्तान से महंगा। इस शहर के दूसरे एरियाज में जो कमर्शियल हब है IH चंडीगढ़ रोड वो पानी में डूबा हुआ है। तो भाई सब सर जोड़कर बैठे, कोई मसले का हल निकालें। इस शहर का सभी बुरा है, बाकी अगर हम मुल्क से, लाहौर से कंपेयर कर लें, इस्लामाबाद पिंडी से कंपेयर कर लें, मेरा ख्याल है कि देखिए उस पर तो काम हमने किया ना, जो ये कमेटी बनाई गई हमने उनको बताया कि हमारे प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं और किस किस इशू को किस तरह में एड्रेस करने जा रहे हैं। तो इस पे जो कमेटी है फेडरल गवर्नमेंट के लोग भी थे, वो भी सेटिस्फाई है कि इन चीज़ों को हमें ज़्यादा तेजी से करना चाहिए। साहब उम्मीद करते हैं तेजी से हो। बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कराची में बिजली बहाल नहीं हो सकी, बारिश रुक गई, बिजली नहीं बहाल हुई। आमिर ज़िया चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर के इलेक्ट्रिक हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब बहुत शुक्रिया। साहब ज़ाहिर है बारिश का रिकॉर्ड टूटा है, मगर सवाल ये उठता है कि वैसे अगर कम बारिश भी हो तो मुल्क के दूसरे शहरों में वो हाल नहीं होता जो आपकी के इलेक्ट्रिक कराची के शहरियों का करती है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरा है कि अभी 24 घंटे से ज़ायद बाद भी लाइट नहीं आई है बहुत सारे इलाकों में। बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब आपका। पहली तो बात आपने खुद ही स्टार्ट में कह दी कि जी के
अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई है इस दफ़ा। मेरे ख्याल में जो अभी तक के इतलात हैं कि उसमें तकरीबन कोई 250 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश हुई एक दिन में, जो कि प्रॉब्ली पिछले 100 साल का रिकॉर्ड टूटा है यहाँ पे। जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिफिकेशन, जो मेरे 3 टीयर्स हैं सिस्टम के, जिसमें जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है। जनरेशन माशाल्लाह मेरी बिल्कुल इंटैक्ट रही है थ्रू आउट, ट्रांसमिशन मेरी बिल्कुल इंटैक्ट रही है थ्रू आउट। इस वक्त मेरे पास जो सिस्टम के अंदर लोड चल रहा है वो तकरीबन को 2000 मेगावाट का है। मेरे तकरीबन कोई 1900 फीडर्स हैं जो तकरीबन को 30,000 किलोमीटर्स के ऊपर मुहित हैं। उस 1900 फीडर्स में से इस वक्त मैं सिर्फ कोई 300 फीडर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और वो काम इसलिए कर रहा हूँ कि वो सारा एरिया इमर्स्ड है वाटर के अंदर। सेफ्टी की प्रिकॉशंस जो है आपको पता है कि जो कि सेफ्टी इज़ पैरामाउंट, सो वो सेफ्टी के लिए हमें वो एरियाज बंद करने पड़े हैं आके, और वो जब तक वो पानी उनसे रिसेस नहीं करेगा उन एरियाज को मैं ऑन नहीं कर सकता। सब आपने कहती जनरेशन आप कर रहे हैं, किसको बिजली दे रहे हैं? क्योंकि बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि कराची के बहुत सारे लोग आपकी बात भी नहीं सुन पाएंगे और आपका मेरा ये इंटरेक्शन भी नहीं देख पाएंगे इस वक्त, क्योंकि बिजली नहीं है। और आपने कहा पानी का मसला है, लियारी, बोट बेसन, डिफेंस के बहुत कुछ फेजेस, गुलशन इकबाल 10-11, आयशा मंजिल, कोरंगी 4-5, पानी चला गया है वहां पर, बिजली नहीं आई है मगर वहां। जी शाहजेब साहब, देखिए थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा इसके अंदर के वो एरिया जहाँ पे लाइट ना हो और वो एरिया खुश्क हो, इसका ये मकसद नहीं है कि सिस्टम वहाँ से आ रहा है। पूरा सिस्टम जो है ट्रेवर्स करता है ग्रिड स्टेशन से, और कम से कम कोई मिनिमम भी जो है कोई 4-5 किलोमीटर ट्रेवर्स करता है आके। बीच में सबस्टेशन आते हैं, बीच में बाकी इक्विपमेंट आता है, और जब पानी वहाँ पे खड़ा हो जाता है आके, तो उस एरिया को जब मैं पानी निकालता हूँ तो उसको फिर एक पूरा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें मेरी सेफ्टी की प्रिकॉशंस हैं, जिसमें मुझे उस एरिया की क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वो जब पानी के अंदर एक दफ़ा सिस्टम जाता है और अगर वो लो लाइन एरियाज के अंदर जब पानी फैलता है आके, और कम से कम 6-8 फुट पानी जब सबस्टेशन में घुसता है आके, तो वो सारे एरियाज जब हम क्लियर करवाते हैं तो वो एरियाज को सफाई करनी पड़ती है आके, और उसके बाद उसकी एक प्रोसेस। मगर आपकी कहानी तो 10, 15, 20 मिलीमीटर से शुरू हो जाती है। अब तो बहुत बारिश हो गई। इस बारिश से पहले भी अगर लाहौर है, लाहौर शहर में अगर बारिश होती है, बिजली चली जाती है, वापस आ जाती है। आपके तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, बिजली चली गई तो वापस नहीं आती है। कराची के शहरी घंटों घंटों महरूम रहते हैं, अभी तक महरूम हैं, बारिश नहीं हुई है काफी टाइम से। देखिए मेरा सिस्टम जो है वो हाइब्रिड सिस्टम है। मेरे पास अंडरग्राउंड सिस्टम भी है और मेरे पास ओवरहेड सिस्टम भी है। सक्सेसिव जब लैंडफिल्स हुई हैं आके, और सक्सेसिव जब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई आके, तो बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे कि जो सब स्टेशन हैं वो लो लाइन एरियाज में चले गए हैं आके। सो हमने उनको कोशिश ज़रूर की है कि हम उनको थोड़ा सा ऊपर लेकर आएँ, बट देयर इज़ अ लिमिटेशन टू दैट। अभी हमने उन सिस्टम्स के अगेंस्ट जो उनसे प्रोटेक्टिव वॉल्स बनवाई हैं, क्योंकि अगर ये पिछले 2 साल से एक फिनोमेना शुरू हुआ है। लास्ट ईयर भी आपको याद होगा कि बेतहाशा बारिश हुई थी। इस साल फिर एक दिस इज अ ग्लोबल आई वुड से क्लाइमेट चेंज आई है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो हैं वो एक लर्निंग कर्व से गुजर रही हैं। हम भी उसमें प्रोसेस के अंदर हैं। आपका लर्निंग कर्व पूरा क्यों नहीं होके दे रहा? क्लाइमेट चेंज सिर्फ कराची में नहीं हो रहा है, क्लाइमेट चेंज दूसरे शहरों में भी हो रहा है। कराची वाहिद शहर है जहां पर जैसे ही एक बूंद बरसती है, कराची के शहरी गिनती करना शुरू कर देते हैं कि कब लाइट गई और कब लाइट नहीं गई। चीफ जस्टिस दूसरे शहरों पर बिजली के निजाम पर उस तरह नहीं भरम हुए हैं जिस तरह के इलेक्ट्रिक के निजाम पर भरम हुए हैं। अगली हियरिंग में आपने उनको प्रोग्राम देना है पूरा कि क्या प्लान है आपके पास। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या अकेला है जो इस ग्लोबल और जो क्लाइमेट चेंज है उससे गुजर रहा है और उससे मुतासिर हो रहा है, और आपका लर्निंग कर्व नहीं खत्म हो रहा है? सर थोड़ा सा मेरे ख्याल में मैं थोड़ी सी इससे माजरत के साथ इख्तिलाफ करूँगा। वजह उसकी ये है कि मेरा सिस्टम जो है वो काफ़ी बड़ा सिस्टम है यहाँ पे, और उसके अंदर अपने इनहेरेंट एरियाज़ भी हैं जहाँ पे के प्रॉब्लम्स हैं, और ख़ास तौर पे वो एरियाज़ जो कि आई वुड से जो पेरिफेरल एरियाज़ हैं वहाँ पे मेरे पास बिजली तो ज़रूर जाती है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन वो सिस्टम जो है वो डेवलप इस तरीके से हुआ है कि जहाँ पे कुंडा बेतहाशा है, और वहाँ पे कंट्रोल्स जो हैं अभी हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स वो एरियाज जहाँ पे कि मैंने अब ABC केबल्स ले करवा रहा हूँ जहाँ के, और उसके अंदर बाकी सिस्टम ले करवा रहा हूँ। सो हम उन एरियाज के अंदर ज़रूर हमारे साथ चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि वहाँ पे गवर्नेंस के इश्यूज भी हैं, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज भी आते हैं। सो हम उन एरियाज के अंदर काम करवा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का क्या इशू है जो आपको काम करने से रोक रहा है? कराची में पहले लियारी के मसाइल थे, MQM के कुछ एरियाज के मसाइल थे, वैसे मसाइल हुआ करते थे कुछ दूसरे एरियाज के। अब क्या मसला है लॉ एंड ऑर्डर का? कराची में हर जगह पर स्टेट की रेट मौजूद है। मैं आपको बड़े क्लियरली बता सकता हूँ जनाब कि मेरे पास सुरजानी का एरिया है जिसके अंदर काफ़ी इशू बने हुए हैं हमारे लिए, जहाँ पे अभी हम डेवलपमेंट का काम खुद अपनी
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं। मेरे पास बिन कासिम में है, मेरे पास मेमन गोट का एरिया है। तो आप ये कह रहे हैं कि पुलिस आपके साथ वहां जाकर आपकी मदद नहीं करती, आपके साथ ताउन नहीं करती, वहां पर आप कुंडे उतार नहीं सकते, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है वहां? ताउन जरूर करती है आके, बट देखें जो एरियाज हैं इसके साथ पूरा एक आपको एक पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल जो है वो एक इनसिंक होना पड़ता है आके। और वो सारे एरियाज के अंदर हम जब कुंडे उतारते हैं तो हम तो बड़े बड़े आई वुड से एग्रेसिव प्लान्स पे चल रहे हैं हम। मेरे पास इस वक्त हमने 6 IPCs हैं हमारी जो इस किस्म के पेरिफेरल एरियाज के हैं, जिसके अंदर हमने सरबलंदी का नाम दिया इस दफा। साहब, आपका कैसा अग्रेसिव प्लान है जो शहरियों को मुतमईन नहीं कर रहा, जो अदालत को मुतमईन नहीं कर रहा? यूरोप जैसा ना बनाए, वो उम्मीद नहीं है आपसे, मगरिब जैसा ना करें, दूसरे शहरों जैसा कर दें कि लाइट अगर जाए तो वापस आने की उम्मीद हो। आपका सिस्टम बैठ जाता है, अभी तक लाइट नहीं आई है, मुख्तलिफ दूसरे पाकिस्तान के दूसरे शहरों जैसा सिस्टम कर दें। हाँ, तो इंशाल्लाह जी मेरा सिस्टम जो है वो कंपैटिबल है। इनफैक्ट जो मेरे पास सिस्टम है वो प्रॉब्ली इस वक्त बाकी शहरों से बेहतर है। ये ज़रूर है कि सिस्टम शहर की जो कुछ इनहेरेंट इश्यूज भी हैं, जहाँ पे अब जिस तरह इन बारिशों के अंदर पानी आया और बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे कि पानी इतना ज़्यादा है कि मुझे सेफ्टी की बुनियाद पे वो एरियाज बंद करने पड़े यहाँ के। अभी लाख शुक्र है कि अभी पानी रिसेस कर रहा है आपको, तो बहुत जल्द मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि लियारी, बोट बेसन, डिफेंस के कुछ फेजेस, गुलशन इकबाल 10-11, आयशा मंजिल, कोरंगी, नहीं है पानी, नहीं है बिजली। आप पानी का मुसलसल एक्सक्यूज दे रहे हैं, बारिश भी नहीं हुई है। जी शाहजेब साहब, अगर कुछ लोकल एरियाज हैं वहाँ पे, क्योंकि मेरे पास जो स्टैट्स इस वक्त आ रहे हैं वो तकरीबन, मैंने आपसे पहले अर्ज की थी कि तकरीबन 1900 फीडर्स हैं मेरे पास, जिसमें से इस वक्त मैं कुछ 1600 फीडर्स के आसपास जो हूँ वो रिस्टोर कर सका हूँ। उसके अंदर से बाकी को 300 फीडर ऐसे ज़रूर हैं जिसके पर हम काम कर रहे हैं। एंड प्रिडोमिनेटली वही एरियाज हैं कि जहाँ पे पानी जो है एक्यूमुलेट हुआ हुआ है आके, और हम उनको वाटर पंप से और बाकी जो डी वाटरिंग इक्विपमेंट है उसके थ्रू उसको निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ बिल्कुल इन सिंक है, एंड जो कमिश्नर कराची हैं और जो DCs हैं उनके साथ हमारा फुल टाइम जो है वो इन कॉन्टैक्ट हैं। और वो सारे एरियाज को जहाँ जूं वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन और सेफ्टी सिचुएशन बेहतर हो रही है तो हम इंशाल्लाह उनको रिस्टोर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी बेहतर हो। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। जहांगीर तरीन मुसलसल सवाल उठा रहे हैं कि उन्हें सिंगल आउट किया जा रहा है और सिंगल आउट होने की वजह से चीनी की कीमतों से ज्यादा अपनी सियासी मुलाकातों और IB की झूठी रिपोर्ट्स को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान इख्तिलाफात की वजह महज चीनी की कीमतें नहीं बल्कि सियासी मामलात, और उसका इशारा खुद जहांगीर तरीन ने दिया है। और अब FIA और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने जहांगीर तरीन के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी है। जहांगीर तरीन के साथ साथ उनके अहले खाना, उनके करीबी रिश्तेदारों और अहम मुलाजमीन के असासों की भी तहकीकात होंगी और तहकीकाती टीम ने तमाम मुतालिका इदारों से तफसीलात तलब कर ली हैं। द न्यूज़ में शाया होने वाली अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक FIA और ACCP की मुश्तरका टीम सरगर्मी के साथ जहांगीर तरीन के मालूम और नामालूम असासों की तहकीकात में मसरूफ है और टीम ने ऐसे तमाम सरकारी और निजी इदारों से रब्ता किया है जिनके पास जहांगीर तरीन की दौलत और कारोबार का रिकॉर्ड मौजूद है। खबर के मुताबिक टीम ने अब तक मनी लॉन्ड्रिंग और कॉर्पोरेट फ्रॉड के इल्जामात पर तकरीबन 19 हुक्काम और निजी इदारों को बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस जारी कर दिए हैं और ये नोटिस शुगर कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिशात की रोशनी में जारी किए गए हैं। इन नोटिस के जरिए जहांगीर तरीन, उनके खानदान के अफराद और अहम मुलाजमीन समेत 22 अफराद से मुताल्लिक तमाम जरूरी मालूमात तलब की गई हैं। जब FIA और ACC पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी गई थी तो हमने आपको इस प्रोग्राम में बताया था कि हुकूमत ने तहकीकाती टीम को जहांगीर तरीन के खिलाफ कॉर्पोरेट क्राइम की 4 तहकीकात का कहा है, जिनमें मजमूई तौर पर 15 अरब रुपए से जायद का कॉर्पोरेट फ्रॉड का इल्जाम है। कमीशन ने जहांगीर तरीन पर लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर्स को बताए बगैर अरबों रुपए के कॉर्पोरेट फ्रॉड का इल्जाम लगाया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ये ACCP की जिम्मेदारी थी कि वो इस बेज़ाब्तगी का नोटिस लेता। ये मामला ACCP के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आबिद हुसैन के सामने रखा गया। उन्होंने इस मामले को कई महीने तक अपने पास रोके रखा। ACCP के रिकॉर्ड से भी ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि इस हवाले से कोई तहकीकात की गई हो और फिर 7 महीने तक कोई कार्रवाई किए बगैर 29 नवंबर 2018 को यह केस खत्म कर दिया गया। अब अगस्त में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई थी और फिर नवंबर में जहांगीर तरीन के खिलाफ कॉर्पोरेट फ्रॉड का केस बगैर तहकीकात के खत्म कर दिया गया। ये बात शुगर कमीशन की रिपोर्ट में बयान की गई। अब तहकीकाती टीम इस इल्जाम की तहकीकात करेगी, मगर जहांगीर तरीन को लगता है कि तहकीकात के बाद वो सुरखरू होंगे। साथ ही उन्होंने इल्जाम लगाया है कि उनके खिलाफ
जानिबदाराना तहकीकात हुई। जिन 9 शुगर मिलों का इंतखाब किया गया उनमें से 3 शुगर मिलें उनकी हैं। साथ ही जहांगीर तरीन ने इशारा दिया कि वजीर आजम की उनसे नाराजगी की वजह सिर्फ शुगर कमीशन की तहकीकात नहीं है, बल्कि उनकी सियासी सरगर्मियां भी थीं और IB की झूठी रिपोर्ट्स की तरफ उन्होंने इशारा किया। इस वजह से सवाल उठ रहा है कि वाकई जहांगीर तरीन से नाराजगी की वजह या कार्रवाई की वजह शुगर कमीशन की रिपोर्ट ही है। शुगर कमीशन की रिपोर्ट से पहले ही वज़ीर आज़म इमरान खान की जहांगीर तरीन से नाराज़गी सामने आने लग गई थी। जनवरी में हुकूमत की इत्तेहादी जमातों की नाराज़गी सामने आई तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने इत्तेहादी जमातों से राब्तों के लिए 3 कमेटियां बनाई, मगर फिर अचानक फरवरी में जहांगीर तरीन को इन कमेटियों से निकाल दिया गया और नई राब्ता कमेटियां बनाई गई। जहांगीर तरीन को कमेटियों से निकालने पर इत्तेहादी जमात काफ लीग ने एतराज़ भी किया, मगर फिर भी जहांगीर तरीन को कमेटी में शामिल नहीं किया गया। और ऐसा भी नहीं कि वज़ीर आज़म इमरान खान हुकूमत में आने से पहले शुगर माफिया की सरगर्मियों से लाइल्म थे। वज़ीर आज़म इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो शुगर माफिया के हवाले से क्या कहते थे, सुनिए। शुगर इंडस्ट्री में हमने सबने देखा है कि क्योंकि हमारे बड़े बड़े ताकतवर लोग शुगर मिल्स, पॉलिटिशियंस के पास शुगर मिल्स हैं, जो हमारी शुगर की पॉलिसी बनती है वो हाईजैक कर लेते हैं ये ताकतवर माफिया। इसलिए इंशाल्लाह जब भी अगर अल्लाह ने इक़्तिदार दिया तो पॉलिसी बनाएंगे कि इक़्तिदार में आके आप अपनी जात को फायदा नहीं पहुंचा सकते, आप अपने बिजनेस नहीं कर सकते। मगर इमरान खान जहांगीर तरीन की तारीफें करते रहे, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े शुगर मिलर थे, जिनका पूरे पाकिस्तान की शुगर मिल्स में 20% से ज़्यादा हिस्सा है। हुकूमत में आने से पहले इमरान खान ने दिसंबर 2017 में ट्वीट किया कि वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने पूरे पंजाब में शुगर मिल मालिकान को कहा है कि वो जो मर्जी चाहें गरीब काश्तकारों को अदा करें, और इंतजामिया को कहा है कि वो शुगर मिल मालिकान के खिलाफ कोई एक्शन न ले। शरीफों का एजेंडा है कि गरीब काश्तकारों को मजीद गुर्बत में धकेला जाए। साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने लिखा कि मुझे अपने सेक्रेटरी जनरल यानी जहांगीर तरीन पर फ़ख्र है कि जो वाहिद शुगर मिलर हैं जो काश्तकारों को मुकम्मल सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं। बाद में शुगर कमीशन की रिपोर्ट सामने आने के बाद 27 मई को जहांगीर तरीन ने इमरान खान के इसी ट्वीट को कोट करते हुए लिखा कि अगर हुकूमती तर्जुमान इस बात को तस्लीम कर लें कि 2018 के सीज़न में मैं वो वाहिद शुगर मिल मालिक था जिसने पूरी सपोर्ट प्राइस 180 रुपये दी थी, जबकि शुगर मिल मालिकान पर 140 रुपये देने का इल्ज़ाम था, ये वो हकीकत है जिसे मेरे लीडर ने खुद माना था। ये बात जहांगीर तरीन ने वज़ीर आज़म के ट्वीट को कोट करते हुए कही। फिर तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई और 2019 में मुल्क में चीनी का बहरान आया। चीनी की कीमतों में तेज़ी से इजाफा होने लगा। खुद हुकूमती अराकीन शुगर माफिया के हवाले से बातें करने लगे। मुद्रा ने यहाँ तक कहा कि शुगर माफिया उन्हें धमकियाँ दे रही। 40 साल में कभी ये हुआ, आप मुतअद्दिद बार वज़ीर रहे हैं, कि सिटिंग वज़ीर आज़म का दोस्त हैं आपको धमकी दे दी किसी शुगर माफिया वाले ने? किसी ने इतनी हिम्मत की कभी? मैंने ऑन रिकॉर्ड लिखाया कि मुझे बीजिंग में शुगर माफिया ने धमकी दी, और काबीना में मैं शुगर माफिया की क्या, मैं तो गुड़ की जो वो कढ़ाइयाँ होती हैं उसका दिफा करता हूँ कि डीसी की गुड़ की कढ़ाइयाँ, गुड़ ही नहीं बनाने देते एक देहातों में, और गुड़ की कढ़ाइयों का दिफा करता हूँ। हालांकि गुड़ चीनी से महंगा है, लेकिन वो जो लोग बेचारे जिनका गन्ना नहीं उठाया जाता वो गुड़ बनाना चाहते हैं, डिप्टी कमिश्नर गुड़ नहीं बनाने देते उनको, क्योंकि ये सारी एक नथु सिंह एंड फतू सिंह जितने हैं ये आपस में माफिया जो हैं ये मिले होते हैं। अगर मैं कौम के सामने ये एतराफ़ करूँ कि मुझे पता ही नहीं लगा शुगर माफिया सूबे से सब्सिडी लेके चली गई। लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छी बात पकड़ी है और इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाइएगा, और मंतकी अंजाम तक चौधरी शुगर मिल के बाद इस पूरे माफिया को एक्सपोज कीजिएगा ताकि पता चले आवाम को कि क्या होता रहा है इस मुल्क में। मैं एग्री करता हूँ आपसे, ये माफिया है, शुगर बहुत बड़ा माफिया है और सब्सिडी के मद में बिल्कुल लूटता है। तो चीनी की कीमतों में इजाफा होता रहा तो जहांगीर तरीन ने हुकूमती प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए चीनी की कीमतों में इजाफे की जिम्मेदारी अपनी ही हुकूमत पर डाल दी कि टैक्स लगाया है इसलिए बढ़ी है। मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि ये जो चीनी की कीमत बढ़ी है इससे हुकूमत ने टैक्स लगाया तो चीनी की कीमत बढ़ी है। ये पैसा जो टैक्स का है ये हुकूमत को जा रहा है, ये मुझे नहीं आ रहा, ये शुगर मिल वालों को नहीं आ रहा। ये बड़ी गलत फहमी है जो लोग को फैला रहे हैं। जो भी पैसा इजाफी आ रहा है वो हुकूमत को जा रहा है, वो किसी प्राइवेट सेक्टर पर नहीं जा रहा। तहरीक इंसाफ के उस वक्त के वज़ीर मुमलिकत हम्माद अजहर पहले ही ये वादे कर चुके थे कि चीनी की कीमतों में इजाफे का ताल्लुक टैक्स से नहीं है। इजाफा बहुत ज़्यादा हुआ है, टैक्स बहुत थोड़ा सा लगा है। शुगर की जो कीमत है वो पिछले 3 माह में 20 से 25 रुपये बढ़ी है। टैक्स हम अब लगा रहे हैं 3.5 रुपये किलो, और अपोजिशन कह रही है कि ये टैक्स लगाने की वजह से। देखें, इन्फॉर्म डिबेट होनी चाहिए। मगर वज़ीर आज़म जहांगीर तरीन के साथ खड़े रहे। ये बात हमने बार बार अपने प्रोग्राम में उठाई कि क्या हो रहा है, शुगर माफिया क्या कर रहा है। फिर जो बातें हमने उठाई वो शुगर कमीशन की रिपोर्ट में भी आई, मगर जहांगीर तरीन ने हमें हट जाने का नोटिस भेज दिया। इस दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान जहांगीर तरीन का दिफा करते रहे। फरवरी में उन्होंने कहा कि आटे और चीनी के बहरान में जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार मुलविस नहीं। फिर जहांगीर तरीन खुद मीडिया पर आने लगे और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने मुझे कहा है कि टीवी पर जाकर ये मसला लोगों को समझाओ। वज़ीर आज़म साहब से पिछले दिनों 2-3 मुलाकातें हुई हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कोई आपसे इस बारे में
पूछा, कोई आपसे एडवाइस ली कि यार ये जो चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है इसको हम किस तरह कंट्रोल करें? देखें, उनको बहुत सी चीज़ों को लोगों ने बातें की हुई थी। मैंने जाके ये जो आपको बताया उनको बताया, उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात की कि आप फ़ौरन जाएं टेलीविज़न पे और सिर्फ आप केयर कर सकते हैं इस मसले को, बिकॉज और हमें कोई डिफेंड नहीं कर रहा, कोई समझा नहीं रहा लोगों को कि असलियत क्या है। तो जब से उन्होंने मुझे ये कहा है, मैं तकरीबन रोज़ टीवी पे आके ये एक बयान करता हूँ और लोगों को समझाता हूँ, बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर को कुछ लोगों ने जो कुछ रिपोर्टें दी थी उसमें एक सिविलियन सिक्योरिटी एजेंसी भी थी, तो वो रिपोर्टें सारी गलत थी। जी, सारी गलत थी, वो प्रूव हो गई हैं, साबित हो गई हैं कि वो गलत थी। शुगर माफिया चीनी महंगा करता रहा, अवाम की जेब से पैसे निकालता रहा, पंजाब हुकूमत से सब्सिडी भी ले गया, मगर जहांगीर तरीन को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एतमाद भी रहा। और ये बात सिर्फ चीनी के मामला तक महदूद नहीं, इससे पहले भी जब जहांगीर तरीन पर इनसाइडर ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगा और उन पर जुर्माना हुआ और उन्हें 7 करोड़ 20 लाख रुपए जुर्माने के साथ वापस करना पड़ा, ये संगीन इल्ज़ाम है, खासतौर पर मगरबी ममालिक में, जिनकी इमरान खान मिसालें दिया करते हैं और कौम को बार बार ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा वक्त उन्होंने बरतानिया में गुजारा है, वहाँ ये संगीन जुर्म है। मगर जब जहांगीर तरीन का मामला सामने आया और उनके सामने रखा गया तो उन्होंने कैसे दिफा किया? ये नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया तो वज़ीर-ए-आज़म ने उसे वेलकम किया, नवाज शरीफ के खिलाफ बयानिया बनाया, मगर जब जहांगीर तरीन नाअहल हुए तो फिर जहांगीर तरीन का कैसे दिफा किया? असल में इमरान खान मुसलसल जहांगीर तरीन का दिफा करते रहे, उन पर लगने वाले इल्ज़ामात को गलत समझते रहे, जो साबित हो गए, जो उन्होंने मान लिए थे, उनके हवाले से भी हमने अपने प्रोग्राम में आज जहांगीर तरीन को आने की दावत दी तो उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि तहकीकात में सिर्फ मुझे क्यों सिंगल आउट किया जा रहा है। वे साथ ही शुगर कमीशन ने पंजाब हुकूमत पर भी इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने सियासी रसूख की वजह से शुगर मिल मालिकान को 2.5 अरब रुपए की सब्सिडी दी। खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तस्लीम किया कि शुगर मिल मालिकान ने दबाव डाला, जिसके बाद शुगर मिल मालिकान को चीनी एक्सपोर्ट करने पर रिबेट देना पड़ा। ऐसा क्या दबाव था जो सिर्फ पंजाब हुकूमत पर था और किसने डाला? क्या सिर्फ उस्मान बुज़दार हुकूमत ने ही क्योंकि सब्सिडी दी है? शुगर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सब्सिडी लेने वालों ने सियासी उसर वसूख इस्तेमाल किया और वो लोग थे जो हुकूमत पर सियासी उसर वसूख रखते थे। अब वज़ीर-ए-आज़म मान रहे हैं कि शुगर मिल मालिकान ने दबाव डालकर उनसे सब्सिडी ले ली। क्या हुकूमत को जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के ख़ानदान ने सब्सिडी के लिए दबाव डाला? क्योंकि सबसे ज़्यादा सब्सिडी तो इन दोनों ग्रुप्स को मिली और ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म की बनाई गई शुगर कमेटी ने यह बात लिखी। अपोजिशन ने सवाल उठा दिया है कि इमरान खान अपनी ही जमात के अरकान के हाथों क्या ब्लैकमेल हो गए? आप शुगर के अंदर क्या जरूरत थी $3 अरब देने की, 3 अरब रुपए देने की सब्सिडी की? उसके बाद बुज़दार साहब भूल गए। ये चीज सीख रहे हैं, ये क्या सीख रहे हैं? वज़ीर-ए-आज़म ने मतलब मुझे आप बताइए, एफबीआर के अंदर एक्सपोर्ट अलाउ की तो ये आ गए कि हम गन्ना नहीं खरीदेंगे, ब्लैकमेल किया इसलिए सब्सिडी देनी पड़ी, रिबेट देना पड़ा। तो इमरान खान साहब ब्लैकमेल हो गए, असद उमर साहब ब्लैकमेल हो गए, और ब्लैकमेल के जहांगीर तरीन से हुए, खुसरो बख्तियार से हुए। 40% तो पंजाब की जो इंडस्ट्री है उनका तो मालिक उनके काबीना में बैठा है। मतलब अब ये ब्लैकमेल हो जाना भी कहते हैं कि फिर हम भी कह देंगे कि यार अच्छा ब्लैकमेल हो गए थे। ये कौन सी बात है यार कि हम अभी अगले साल तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा सब्सिडी मेरे भाई आपके जो वज़ीर-ए-आज़म थे शायद खान अब्बासी साहब, उन्होंने भी बहुत ज्यादा। अरे 105 का डॉलर और 140 का डॉलर यार, कोई हिसाब तो करो यार। वो इंटरनेशनल प्राइसेस को देखो। अगर सब्सिडी आपने दी हो जरूरत पे क्योंकि कॉस्ट इन पाकिस्तान इज मोर देन द इंटरनेशनल। शुगर कमीशन ने रिपोर्ट में लिखा है कि ये फैक्टर देखना चाहिए था। पंजाब हुकूमत ने माना है कि ये हमसे सरफे नजर हो गया, हमें देखना चाहिए था कि डॉलर इनसे होता है तो सरफे नजर होता है। अच्छा ठीक है, सीख रहे हैं, मतलब रिपोर्ट में नहीं मैं कह रहा हूँ सीख रहे हैं। आप शुगर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बात लिखी है कि चीनी 2017 की थी जब डॉलर 104 रुपए का था और जब एक्सपोर्ट की गई तो 138 का था। ये सब्सिडी क्यों दी गई? और पंजाब हुकूमत ने इस गलती को तस्लीम किया है। उस्मान बुज़दार वज़ीर आला हैं, काबीना में अभी भी अरकान मौजूद हैं और जहांगीर तरीन ये तासुर दे रहे हैं कि IB की झूठी रिपोर्ट्स की वजह से उन्हें सिंगल आउट किया जा रहा है। मगर अब खबरें आ रही हैं कि नैब ने इस सब्सिडी के हवाले से उस्मान बुज़दार से तहकीकात का फैसला किया है। किचकोरी हमारे साथ मौजूद है, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी शाहजेब, बिल्कुल हमारे ज़राए बता रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के ख़िलाफ़ तीसरी इंक्वायरी शुरू करने का फ़ैसला किया है नैब ने, और ये इंक्वायरी पंजाब की 15 शुगर मिलों को सब्सिडी देने के मामले पर है। पंजाब हुकूमत ने दिसंबर 2018 को एक फ़ैसला किया था जिसमें 15 शुगर मिलों को 2 अरब 46 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई थी पंजाब हुकूमत की तरफ से। अब नैब ने ये फ़ैसला किया है जब उसने ये तमाम तर जो सब्सिडी के इश्यूज़ हैं, शुगर मिलों के मामलात थे, इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए चीफ मिनिस्टर पंजाब के ख़िलाफ़ ये इंक्वायरी शुरू करने का फ़ैसला किया है। बहुत शुक्रिया ज़दगिशकोरी तफसीलात बता रहे थे। एक और बहुत अहम खबर, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा के टैक्स गोशवारों और लंदन में खरीदी गई जायदादों के ज़राए आमदनी से मुतालिक FBI छानबीन कर रहा है। इस हवाले से अगले महीने FBI ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवानी है। FBI की तरफ से सरीना ईसा को अब तक 4 नोटिस भेजे जा चुके हैं। सरीना ईसा इन नोटिस का जवाब दे रही हैं, मगर FBI दिए गए जवाबों पर मुतमईन नहीं है और मजीद सवालात उठा रहा है, जबकि सरीना ईसा ने FBI की साख पर सवालात उठा दिए हैं। इस वक्त सरीना ईसा और FBI के दरमियान लंदन में खरीदी गई जायदादों की मालियत और सरीना ईसा की आमदनी से मुतालिक तनाज़ा खड़ा हो गया है। सरीना ईसा के मुताबिक FBI ने उनकी आमदनी का तयन 93 लाख तक किया, जबकि लंदन की जायदादों की मालियत का तयन 10 करोड़ रुपए से जायद किया और तासुर देने की कोशिश की गई कि वो अपनी जाहिरशुदा आमदनी से ये जायदादें नहीं खरीद सकती। इस पर सरीना ईसा ने आज जहां FBI की तरफ से जायदादों की मालियत के तयन पर सवाल उठाया और दावा किया कि उनकी मुख्तलिफ ज़राए से मिलने वाली आमदनी को FBI ने नज़रअंदाज किया है। आज सरीना ईसा ने FBI के 21 अगस्त के नोटिस पर अपना जवाब जमा कराया, जिसके मुताबिक आपने अपने हालिया नोटिस में मेरी टैक्सेबल आमदनी 93 लाख बताई है, साथ ही लंदन में जायदादों की कीमत का तयन करके उनकी मालियत 10 करोड़ से ज़ायद बताई है। लेकिन मुझे नहीं पता कि आप 93 लाख का नंबर कहां से लेकर आए हैं और कैसे जायदादों की मालियत का तयन किया गया। सरीना ईसा ने मजीद कहा कि आपने इल्ज़ाम लगाया है कि मैं ना इतनी बचत कर सकती थी और ना ही इतना कमा सकती थी जिससे मैं लंदन की जायदादें खरीदने का जवाब पेश कर सकूं। लेकिन क्या आपने कराची में मेरी तरफ से किराए पर दी गई जायदाद और उससे मिलने वाली आमदनी का जायजा लिया और फिर इस जायदाद को फरोख्त करके जो फायदा हासिल हुआ, क्या उसे मेरी बचत में आपने शुमार किया? इस सवाल का जवाब दिया जाए। सरीना ईसा ने मजीद कहा कि मुझे नहीं पता कि आपने किस दौर से मेरी आमदनी देखना शुरू की है और क्या मेरी नाकाबिले टैक्स आमदनी को भी मेरी आमदनी में शामिल किया गया है या नहीं। सरीना ईसा ने मजीद कहा कि इस मुख्तसर वक्त में मैं आपको अपनी मजमूई ज़रई जायदादों का नहीं बता सकती, लेकिन इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि सिर्फ ज़रई आमदनी से हासिल होने वाली रकम इस वक्त लंदन में खरीदी गई जायदादों की कीमत निकाल सकती थी। सरीना ईसा ने मजीद कहा कि आपने मेरी ज़रई आमदनी को नज़रअंदाज किया है और उसे गैर वाज़े आमदनी के तौर पर लिया है। मैंने अपने 2018 और 19 के टैक्स रिटर्न्स में सिंध और बलूचिस्तान की बड़ी ज़रई ज़मीनें ज़ाहिर की हैं। आपने भी इन ज़रई ज़मीनों की नफ़ी नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद उन ज़मीनों से मिलने वाली आमदनी को नज़रअंदाज कर दिया। आपको इन जायदादों की तफसीलात जब चाहिए हो मैं फराहम करने के लिए तैयार हूँ। सरीना ईसा ने मजीद कहा कि मैं एक अरसे से आपसे अपने ही टैक्स रिटर्न्स की तफसीलात मांग रही हूँ, लेकिन आप मुसलसल इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं गुज़िश्ता 38 सालों से कमाए गए एक रुपए का हिसाब दूं। मैं दोबारा दरख्वास्त करती हूं कि आप मुझे उन दस्तावेज़ात तक रसाई तो दें जिन पर आपने इन्हिसार किया है। सिर्फ यही नहीं, सरीना ईसा ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके टैक्स इनकम रिकॉर्ड और बैंकिंग रिकॉर्ड्स तक गैर कानूनी तौर पर रसाई हासिल की गई और ये मालूमात थर्ड पार्टीज़ को दी गई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, मिर्ज़ा शहजाद अकबर, फ़रोग नसीम और अनवर मंसूर खान शामिल हैं। जिस पर सरीना ईसा ने सवाल उठाया कि क्या मुझे भी इन तमाम लोगों की तफसीलात फराहम की जा सकती हैं। सरीना ईसा ने FBI अफसर को मुखातिब करते हुए कहा कि मुझे इस बात का यकीन है कि आप उस एहतसाब के बारे में नहीं भूलेंगे जिसका सामना इस जिंदगी के बाद करना होगा। सरीना ईसा ने FBI को दिए गए जवाब के साथ अलग से एक बयान भी जारी किया, जिसमें उन्होंने इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और हुकूमती अरकान पर संगीन नौइयत के इल्ज़ामात लगाए हैं और FBI को जानिबदार करार दिया गया है। ये बड़ी अहम बात है। वो अपने ही टैक्स का, माजी के टैक्स का रिकॉर्ड भी साथ मांग रही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।